हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम सिलेक्शन। मैं सुनील एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है फिर से। प्लीज़ एक बार वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। फिर शुरू करेंगे आज का हमारा रोमांचक सफ़र। 100 क्वेश्चन लेके आया हूं। 1 घंटे के अंदर इन 100 क्वेश्चनों का निचोड़ निकालेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ताकि आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर सकें। तो प्लीज़ एक बार इसको शेयर कर दीजिए। और जो बच्चे जुड़े हुए हैं, बिल्कुल बेटा सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों को पता है रोज़ाना शाम को ठीक 5 बजे अपनी क्लास होती है जिसमें अपन 100 एग्रीकल्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कल किसी कारणवश बायोलॉजी की क्लास नहीं हो पाई थी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं। बिल्कुल यहाँ पर मैं आप लोगों के कमेंट कम पढ़ूंगा और बिल्कुल यहाँ पर कमेंट कम पढ़ूंगा और आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ जवाब देना है, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर पूछा गया है कि राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने केवी के हैं। जवाब देना है बेटा। ऑप्शन नंबर ए है आपका 21, 41, बी है 44, सी है 47 और डी है 52। जवाब देना है राजस्थान में वर्तमान में कुल केवी के या कृषि विज्ञान केंद्र कितने हैं। सबसे पहले की बात करें पांडिचेरी में, राजस्थान में सबसे पहला फतेहपुर सीकर में, और अभी वर्तमान के अंदर 47। जिन बच्चे ने सी जवाब दिया है 47 केवी के हो चुके हैं। जो पुरानी बुक्स हैं वहाँ पर 44 केवी के थे, लेकिन वर्तमान में 47 केवी के हो चुके हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर बात करते हैं। दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा, पूसा बैसाखी किसकी उन्नत किस्म है। जवाब देना है बेटा। पूसा बैसाखी किसकी उन्नत किस्म है। ए है आपका मूंग, बी है आपका कपास, सी है आपका ज्वार और डी है गन्ना। जवाब देना है बेटा। इसका आंसर क्या होगा। पूसा बैसाखी एक उन्नत किस्म है। ये प्रश्न आपके पीछे एग्जाम में भी पूछा गया है, तो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं जिन बच्चों ने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सबका सही जवाब है। पूसा बैसाखी मूंग की उन्नत किस्म है। मूंग को 30 × 10 मीटर की दूरी पर उगाया जाता है, ठीक है। गन्ने में सुक्रोज शर्करा पाई जाती है, ये भी ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। सबसे मीठी होती है। अगला यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर तीसरा, फॉल आर्मी वर्म। फॉल आर्मी वर्म किस फसल का कीट है। कमेंट करके बताना है फॉल आर्मी वर्म किस फसल का कीट है। ए है आपका धान का, बी है ज्वार, सी है मक्का और डी है सोयाबीन। जवाब देना है बेटा। फॉल आर्मी वर्म किस फसल का कीट है। कमेंट करके आप लोगों को बताना है इसका आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या डी। बिल्कुल ये प्रश्न मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। फॉल आर्मी वर्म की बात करें, जिन बच्चों ने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला मक्का, बिल्कुल सबका सही जवाब है। अभी वर्तमान के अंदर मक्का को जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है वो फॉल आर्मी वर्म इंसेक्ट पहुँचा रहा है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पर दिया गया है, कर्ण 3 एक उन्नत किस्म है। जवाब देना है बेटा। कर्ण 3 एक उन्नत किस्म है। ए है मक्का की, बी है ज्वार की, सी है जौ की और डी है गेहूं की। जवाब देना है बेटा। इसका आंसर क्या होगा। कर्ण 3 उन्नत किस्म है। कर्ण 3 बताना है। ये जेट एग्जाम में भी आपकी पूछी गई है एक बार। जेट एग्जाम 2014 या 15 का जो प्रश्न पेपर हुआ था उसके अंदर इसको पूछा गया था। बिल्कुल बच्चे यहाँ पर जवाब देते हैं इसका जो, बिल्कुल जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्ण 3 जो की उन्नत किस्म है। अगला प्रश्न देखिए क्या है बेटा। यहाँ पर इसके अलावा बात करता हूँ तो जो कि आपसे हस्कलेस भी पूछ सकता है, तो हस्कलेस में ध्यान रखना है। एक तो डोलमा हो जाएगी, इसके अलावा एक आपकी हो जाएगी हिमानी, ठीक है। ये भी आपकी क्या हो जाएगी, हस्कलेस वेराइटी है, ठीक है, पूछा जा सकता है। अगला यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, मक्का का सफ़ेद कली का रोग किस कारण होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा। मक्का का सफ़ेद कली का और एक धान जो होता है उसका खेरा रोग, दोनों एक ही पोषक तत्व की कमी से होते हैं। अब बताना है पोटास है, जस्ता है, बोरोन है या कैल्शियम है। कमेंट करके बताना है मक्का का सफ़ेद कली का रोग, वाइट बर्ड के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल बच्चे यहाँ पर इसका जवाब देते हैं जस्ता या जिंक भी ऑप्शन में आ सकता है। जस्ता या जिंक की कमी से आपका धान का खेरा रोग और मक्का का सफ़ेद कली का रोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया गया है, पेंटेड बग। जवाब देना बेटा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पेंटेड बग किस फसल का मुख्य कीट है। ए है अलसी का, बी है धान का, सी है सरसों का और डी है अरहर का। जवाब देना है पेंटेड बग किस फसल का मुख्य कीट है। अलसी, धान, सरसों या अरहर। यहाँ पर हम बात करते हैं पेंटेड बग की। बिल्कुल बच्चे जवाब देते हैं सरसों, बिल्कुल क्रूसीफेरी कुल की फसल है सरसों, ठीक है। लेग्यूमिनेसी आपको नहीं करना है, तेलीय फसल को सोचकर कहीं लेग्यूमिनेसी कर दो। पेंटेड बग जो है सरसों का हो जाएगा। अगला यहाँ पर बात करते हैं। दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में 7, मक्का का उत्पत्ति स्थान। मक्का का उत्पत्ति स्थान बताना है आप लोगों को। ए है अफ्रीका, बी है मैक्सिको, सी है भारत और डी है चीन। बिल्कुल यहाँ पर बात करते हैं मक्का को मिरेकल क्रॉप के नाम से जानते हैं। उत्पत्ति स्थान मैक्सिको हो जाएगा, ठीक है। जवार बाजरा की बात करते हैं तो एक तो आपके मुख्य रूप से ध्यान रखना है जवार है, एक आपके बाजरा है, एक खरबूजा है, तरबूजा है, भिंडी है, लौकी है। इन सभी का क्या है, इन सभी का उत्पत्ति स्थान आपके अफ्रीका है। अगला दिया गया है यहाँ पर बेटा
गेहूं अनुसंधान निदेशालय बताना है आप लोगों को। गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर स्थित है? ए है लुधियाना में, बी है हिसार में, सी है करनाल में और डी है रोहतक में। जवाब देना है गेहूं अनुसंधान निदेशालय, डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च। यहाँ पर गेहूं के साथ साथ जो पे भी अनुसंधान होता है, बच्चे यहाँ पर इसका जवाब देते हैं करनाल। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो करनाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। करनाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 कि गोल्डन राइस में विटामिन ए की मात्रा होती है। जवाब देनी है गोल्डन राइस के अंदर विटामिन ए की कितनी मात्रा होती है? ए है आपका 20 ppm, बी है 25 ppm, सी है आपका 37 ppm और डी है 47 ppm। गोल्डन राइस में विटामिन ए की मात्रा, बिल्कुल यहाँ पर बच्चे जवाब देते हैं सी। बिल्कुल जिन बच्चों ने सी जवाब दिया है 37 ppm, सबका सही जवाब है। गोल्डन राइस में विटामिन ए की 37 ppm मात्रा पाई जाती है। अगला यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10, खजूर का उत्पत्ति स्थान। खजूर का उत्पत्ति स्थान बताना है। ए है आपका चीन, बी है आपका मिस्र, सी है आपका अफ्रीका और डी है इराक। खजूर जिसको अपन डेट पाम के नाम से जानते हैं, उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा? बिल्कुल बच्चे डी जवाब देते हैं, डी का इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको अपन खाड़ी देश के नाम से भी जानते हैं। किस देश के नाम से? खाड़ी देश के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। दिया गया है यहाँ पर अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, आईसीआर का अध्यक्ष होता है, ठीक है। आईसीआर का अध्यक्ष बताना है कौन है? ऑप्शन नंबर ए है आपका राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है केंद्रीय कृषि मंत्री और डी है कोई नहीं। जवाब देना है आईसीआर का अध्यक्ष कौन होता है? आईसीआर का अध्यक्ष का जवाब देना है ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी केंद्रीय कृषि मंत्री। बिल्कुल सी जिन बच्चों ने जवाब दिया है सबका सही जवाब हो जाएगा। आईसीआर के अध्यक्ष केंद्रीय कृषि मंत्री होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12, मूंग की फसल ज्यामिति कितनी रखी जाती है? जवाब देना है बेटा, मूंग की फसल ज्यामिति कितनी रखी जाती है? ए है आपका 30 × 10, बी है आपका 60 × 25, सी है आपका 22.5 × 10 और डी है आपका 100 × 100 सेंटीमीटर। जवाब देना है इसका आंसर क्या होगा? मूंग की फसल से संबंधित सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। यहाँ पर बात करते हैं मूंग को ग्रीन ग्राम या गोल्डन ग्राम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर बच्चे इसका आंसर देते हैं 30 × 10। जो बच्चे 30 × 10 देते हैं बिल्कुल सबका सही जवाब है। 100 × 100 की बात करते हैं तो बीटी कपास का ध्यान रखना है, 100 × 100 मीटर की दूरी पर उसको उगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 13 यहाँ पर दी गई है, राजस्थान में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? जवाब देना है बेटा, राजस्थान में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? 1 है, 3 है, 5 है या 7 है? राजस्थान में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय? ए, बी, सी या डी? बिल्कुल यहाँ पर अपन राइट आंसर की बात करते हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो बच्चे इसका जवाब देते हैं ऑप्शन नंबर सी वाला, बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर 1 है कोटा में, 1 है जोधपुर में, 1 है आपके जयपुर यानी कि जोबनेर के अंदर, 1 है आपके बीकानेर के अंदर, 1 है उदयपुर के अंदर, ठीक है। इनमें से जो जोधपुर, बीकानेर और इसके अलावा जो कोटा वाली यूनिवर्सिटी है उन सभी की स्थापना 2013 के अंदर हुई थी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14, ड्राफ्सी बीमारी का कारण बताना है आप लोगों को। ड्राफ्सी बीमारी का कारण, ए है चिनोपोडियम एल्बम, बी है आर्जिमोन मैक्सिकाना, सी है पार्थेनियम हिस्टोरोफोरस और डी है साइप्रस रोटेंडस। ये सभी खरपतवारों के नाम हैं। इसके अंदर अगर बात करें तो सरसों के तेल में सत्यानाशी के बीज अगर मिल जाते हैं तो ड्राफ्सी बीमारी हो जाती है और सत्यानाशी को आर्जिमोन मैक्सिकाना के नाम से जाना जाता है। और जो गाजर घास होती है, गाजर घास को अपन पार्थेनियम हिस्टोरोफोरस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। दिया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 कि प्राइथेरम जैविक कीटनाशी प्राप्त होता है। जवाब देना है प्राइथेरम जैविक कीटनाशी किससे प्राप्त होता है? ए है यहाँ पर आपका गुलदाउदी से, बी है ग्लेडियोलस से, सी है नीम से और डी है गंवार से। कमेंट करके बताना बेटा इसका आंसर क्या होगा? प्राइथेरम जैविक कीटनाशी। बिल्कुल यहाँ पर अपन बात करते हैं प्राइथेरम जैविक कीटनाशी की, तो प्राइथेरम नामक जैविक कीटनाशी किससे प्राप्त हो जाएगा? गुलदाउदी या इसको अपन क्राइसेंथेमम भी बोलते हैं, ठीक है। क्राइसेंथेमम के फूलों से इसको प्राप्त किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नीम से बेटा अजाडिरेक्टिन हो जाएगा। अगला यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16, सब्जियों को परिरक्षित किया जाता है। ए है सिरप यानी कि आपका चीनी का घोल हो जाएगा, बी है आपका ब्राइन यानी कि नमक का घोल हो जाएगा और सी है आपका 1 और 2 दोनों और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। जवाब देना है
सब्जियों को परिरक्षित किया जाता है? ए, बी, सी या डी? कमेंट करके बताना बेटा इसका आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या डी। यहाँ पर अपन राइट आंसर की बात करते हैं। सब्जियों को परिरक्षित करने हेतु मुख्य रूप से अगर बात करें तो नमक के घोल का इस्तेमाल किया जाता है और नमक का घोल ब्राइन कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्राइन कहलाता है। लेकिन अपवाद स्वरूप आप लोगों को ध्यान रखना है, जो टमाटर है, टमाटर को अपन सिरप के अंदर ही करते हैं क्योंकि टमाटर जो है पहले से अम्लीय प्रकृति का होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 कि अनानास किस कुल का पादप है? जवाब देना है बेटा। अनानास किस कुल का पादप है? मेर्टेसी, रूटेसी, ब्रोमेलिएसी या कैरिकेसी? जवाब देना है अनानास, जिसको अपन पाइनएप्पल के नाम से जानते हैं, किस कुल का पादप है? ए, बी, सी या डी? बिल्कुल बच्चों के कमेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं। सभी बच्चों ने अच्छी तैयारी की हुई है और यहाँ पर अगर अपन बात करें राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनानास ब्रोमेलिएसी कुल का पादप है। ठीक है, अनानास कोमोसस से बोला जाता है। अगला यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18, फल मक्खी किस फल का मुख्य कीट है? कमेंट करके बताना है फल मक्खी किस फल का मुख्य कीट है? ए है आपका केला, बी है आपका बेर, सी है अनार और डी है खजूर। फल मक्खी किस फल का मुख्य कीट है? ए, बी, सी या डी? फल मक्खी किस फल का मुख्य कीट है? बिल्कुल फल मक्खी जो है बेटा बेर का है। बेर के अलावा आपको आम में भी फल मक्खी मिलेगी, इसके अलावा अनार में अनार की तितली मिलेगी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। इसे कार्पोमिया वेसुवियाना के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 19 यहाँ पर दी गई है कि किस पौधे में बहुतना प्रणाली पाई जाती है? किस पौधे में बहुतना प्रणाली पाई जाती है? किस पौधे में बहुतना प्रणाली पाई जाती है? ए है आपका अनार, बी है आंवला, सी है आम और डी है केला। जवाब देना है किसमें पाई जाती है? ए, बी, सी, डी? बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं बहुतना प्रणाली या मल्टी स्टेम सिस्टम की बात करें तो ए जिन बच्चों ने जवाब दिया है बिल्कुल सबका सही जवाब है। ए अनार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, कौन सा फल आभासी फल का उदाहरण है? कौन सा फल आभासी फल का उदाहरण है? ए है नाशपाती, बी है स्ट्रॉबेरी, सी है सेब और डी है उपरोक्त सभी। जवाब देना है बेटा इसका आंसर क्या होगा, कौन सा फल आभासी फल का उदाहरण है? ए, बी, सी या डी? नाशपाती, स्ट्रॉबेरी, सेब या उपरोक्त सभी? बिल्कुल यहाँ पर उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आभासी फल को असत्य फल, झूठा फल, फॉल्स फ्रूट, अवास्तविक फल भी कहा जाता है। अगला यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 21, पत्ता गोभी में तीव्र गंध किस कारण आती है? पत्ता गोभी में तीव्र गंध किस कारण आती है? ए है आपका क्वेरसिटीन, बी है सिनिग्रीन, सी है सोलेनिन और डी है कुर्कुमिन। जवाब देना है पत्ता गोभी में तीव्र गंध आने का कारण। ए, बी, सी या डी? बिल्कुल यहाँ पर बच्चे इसका जवाब देते हैं पत्ता गोभी के अंदर जो तीव्र गंध आती है वो सिनिग्रीन के कारण आती है। क्वेरसिटीन प्याज का पीला रंग, सोलेनिन हो जाएगा आलू का हरा रंग, कुर्कुमिन जो है हल्दी का पीला रंग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 दी गई है यहाँ पर, सिट्रोलॉजी किस भाषा का शब्द है? सिट्रोलॉजी ए है लैटिन, बी है ग्रीक, सी है रोमन और डी है 1 और 2 दोनों। यहाँ पर अगर बात करते हैं सिट्रोलॉजी की तो सिट्रोलॉजी किस भाषा का शब्द हो जाएगा बेटा? बिल्कुल जिन बच्चों ने यहाँ पर जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी लैटिन और ग्रीक, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगर अपन बात करें तो सिट्रोलॉजी के अलावा यहाँ पर एक शब्द होता है आपका, आपने पढ़ा होगा पोमोलॉजी, वो भी आपका किस भाषा का शब्द है? बिल्कुल वो भी आपके लैटिन और ग्रीक दोनों शब्दों से मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या यहाँ पर दी गई है कि कोर्डियल किस फल से बनाया जाता है? ए है टमाटर, ए है आंवला, बी है टमाटर, सी है आम और डी है नींबू वर्गीय। जवाब देना है कोर्डियल किस फल के द्वारा बनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके लिखना है। आप लोगों के कमेंट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर बात करते हैं बिल्कुल जिन बच्चों ने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला जिन बच्चों ने जवाब दिया है नींबू वर्गीय फल कोर्डियल के लिए सबका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24, फल उत्पाद आदेश जिसको अपन बोलते हैं फूड प्रोडक्ट ऑर्डर FPO के नाम से जाना जाता है 1960 में हुआ था, 55 में हुआ था, 47 में हुआ था या 37 में हुआ था? कमेंट करके बताना है बेटा ये कब लागू हुआ, 1960, 55, 47 या 37? बिल्कुल यहाँ पर बच्चे इसका जवाब देते हैं 1955, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बेटा 1955। जो बच्चे अभी जुड़े हैं सभी को मैं बता देना चाहता हूँ 1 घंटे में 100 क्वेश्चन रोज सोल्व करवाता हूँ ताकि आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर सकें और PDF भी आपको देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ अच्छा लग रहा होगा सेशन। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिएगा। अगला दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25, सीताफल उत्कृष्टता केंद्र। सीताफल उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थित है?
ए है बूंदी, बी है चित्तौड़गढ़, सी है धौलपुर और डी है टोंक। जवाब देना है सीताफल उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थित है। बिल्कुल, यहाँ पर बात करते हैं सीताफल उत्कृष्टता केंद्र की, तो आपके बच्चे जवाब देते हैं ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सबका सही जवाब है, चित्तौड़ के अंदर स्थित है। ठीक है, बूंदी के अंदर सब्जी, धौलपुर के अंदर आम और टोंक के अंदर अमरूद का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 26 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, पपीता की पूसा नन्ना किस्म को कितनी दूरी पर लगाया जाता है। ए है आपका 5.5 मीटर, बी है आपका 6.6 मीटर, सी है आपका 2.5 मीटर और डी है आपका 1.25 × 1.25 मीटर। अब पपीता यानी कि पूसा नन्ना उत्परिवर्तित किस्म है, उसको गृह वाटिका हेतु अच्छा माना जाता है। 1.25 × 1.25 2.5 की पूछता है तो आम्रपाली वैरायटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आम की वैरायटी है। अगला यहाँ पर दिया गया है कि आंवला में प्रवर्धन, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आंवला में प्रवर्धन किया जाता है। ए है बीज के द्वारा, बी है गुट्टी के द्वारा, सी है पैच बडिंग और डी है रिंग बडिंग। जवाब देना है आंवला में प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है, बीज, गुट्टी, पैच या रिंग बडिंग। बिल्कुल, यहाँ पर बात करते हैं आंवला में प्रवर्धन किसके द्वारा, पेच बडिंग के द्वारा आंवले में प्रवर्धन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28, प्रवर्धन की वह विधि जिसमें सबसे अधिक पौधे तैयार किए जा सकते हैं, बीज के द्वारा, गुट्टी के द्वारा, कलम के द्वारा, उत्तक संवर्धन के द्वारा। प्रवर्धन की वह विधि जिसमें सबसे अधिक पौधे तैयार किए जा सकते हैं, बीज के द्वारा, गुट्टी के द्वारा, कलम के द्वारा या उत्तक संवर्धन। जिन बच्चों ने जवाब दिया है सबका सही जवाब है डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे अपन टिश्यू कल्चर के नाम से भी जानते हैं। राजस्थान के अंदर खजूर टिश्यू कल्चर लैब जो है वो जोधपुर के अंदर स्थित है। वर्तमान में खजूर के पौधे टिश्यू कल्चर टेक्निक के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं या टिश्यू कल्चर टेक्निक के द्वारा उनको प्रवर्धित किया जा रहा है। वैसे अगर खजूर में प्रवर्धन की बात करें तो ऑफशूट के द्वारा की जाती है, जिसका वजन 12 किलोग्राम होता है। अगला दिया गया है क्वेश्चन नंबर 29, आम का खाने योग्य भाग कौन सा है। ए है मीजोकार्प, बी है थैलेमस, सी है जूसी प्लेसेंटा हेयर और डी है एरिल। आम का खाने वाला भाग, बिल्कुल यहाँ पर बात करते हैं आम के खाने वाले भाग की, तो आम का खाने योग्य भाग मीजोकार्प या मध्य फल भित्ति कहलाता है। ठीक है, मीजोकार्प या मध्य फल भित्ति कहलाता है। एक नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर पूछा गया है, पूसा ज्वाला एक उन्नत किस्म है। ए है तरबूज, बी है मिर्च, सी है आलू और डी है टमाटर। पूसा ज्वाला एक उन्नत किस्म है, तरबूज की, मिर्च की, आलू की या टमाटर की। ज्वाला दैट मीन्स ज्वाला का मतलब होता है आग की लपट। आग गर्म होती है, इनमें से गर्म कौन सी होगी, खाने पर गर्म एहसास होता है मिर्च को, तो बिल्कुल बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 31, क्रीम सेपरेटर से क्रीम अलग करते समय दूध का तापमान कितना होना चाहिए, ये आप लोगों को बताना है। यह आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एग्जाम में एक बार पूछा गया है। यहाँ पर ए, बी, सी या डी, इसका आंसर क्या होगा। क्रीम सेपरेटर से क्रीम अलग करते समय यहाँ पर बच्चों ने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला 30 से 37 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 30 से 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है, नवजात बछड़ों को अपने शरीर भार का कितना प्रतिशत खीस पिलाया जाता है। खीस जिसे अपन कोलेस्ट्रम के नाम से भी जानते हैं, कोलेस्ट्रम के नाम से भी इसे जानते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं तो नवजात बछड़े में रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रदान करता है। यहाँ पर बात करते हैं ए, बी, सी, डी, इनमें से जिस बच्चे ने बी 10% जवाब दिया है सभी का सही जवाब है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर दिया गया है, एक अच्छा साइलेज का पीएच कितना होना चाहिए। एक अच्छे साइलेज का पीएच होना चाहिए। ए है आपका 2.9 से 3.5, बी है 3.5 से 4.7, सी है आपका 5 से 6 और डी है 7। एक अच्छे साइलेज का पीएच, बिल्कुल यहाँ पर बात करते हैं अच्छे साइलेज का पीएच कितना हो सकता है बेटा। बी जिन बच्चों ने जवाब दिया है सभी का सही है, 3.5 से 4.7 के बीच में होता है। साइलेज जो है किसका बनाया जाता है, मक्का का बनाया जाता है, बनाया जाता है आपका बरसीम का, और दोनों ही बनाए जाते हैं आपके जई एविना सेटाइवा के। ठीक है, बरसीम का इजिप्शियन क्लोवर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर 34, सूखे चारे को यूरिया के कितने घोल से उपचारित किया जाता है। ए, बी, सी या डी। यूरिया के घोल से उपचारित करने पर उपज जो है, दूध की उपज या दूध का उत्पादन जो है वो बढ़ता है। तो चारे को यूरिया के घोल से उपचारित करके क्या किया जाता है, पशुओं को खिलाया जाता है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। बी जिन बच्चों ने इसका जवाब दिया है या ए जिन बच्चों ने इसका जवाब दिया है बिल्कुल सबका सही जवाब है। लगभग 1% घोल से इसको उपचारित किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला दिया गया है क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ पर पशुओं को जमीन पर गिराना क्या कहलाता है।
पशुओं को ज़मीन पर गिराना। ज़मीन पर क्यों गिराना है? क्योंकि पशु का उपचार करना है। पशु में किसी प्रकार की कोई बीमारी हो गई है तो उसको करने के लिए अपन क्या करते हैं, बिल्कुल यहाँ पर बात करते हैं कास्टिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कलिंग की बात करते हैं तो अवांछनीय जो पशु होते हैं, अवांछनीय पशु को बाहर निकालना क्या कहलाता है? कलिंग कहलाता है। सकलिंग की बात करूं तो मादा बछड़े को साथ में रखकर पालना सकलिंग कहलाता है। विनिंग यानी कि मादा बछड़े को जन्म के लगभग 1 से 2 घंटे बाद अलग कर देना। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर दिया गया है। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, सबको पता है केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1962 में हुई थी टोंक के अंदर, अविकानगर, मालपुरा, टोंक, राजस्थान। अगला यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 37, गाय को 100 किलोग्राम शरीर भार पर कितना शुष्क पदार्थ दिया जाता है? बहुत बार रिपीट होता है, पूछा जा सकता है आपसे, गाय को 100 किलोग्राम शरीर भार पर कितना शुष्क पदार्थ दिया जाता है? ए, बी, सी या डी? बिल्कुल यहाँ पर जवाब देना है बेटा, यहाँ पर कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। बच्चे जवाब देते हैं 2.5 किलोग्राम, बिल्कुल सबका सही जवाब है 2.5 किलोग्राम। यहाँ पर बात करते हैं इसके अलावा गाय को 100 किलोग्राम शरीर के अलावा भैंस का अगर पूछा जाता है तो भैंस का आप लोगों को ध्यान रखना है, भैंस का कितना हो जाएगा बेटा? भैंस का हो जाएगा 3.0 किलोग्राम। ठीक है, भैंस को 100 किलोग्राम शरीर भार पर 3 किलोग्राम शुष्क पदार्थ। अगला यहाँ पर पशु प्लेग उन्मूलन योजना कब प्रारंभ हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण है। ए है आपका 1950, बी है 1954, सी है 1966 और डी है 1970। यहाँ पर बात करें पशु प्लेग जो है उसे अपन रिंडर पेस्ट के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा बात करें वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। इसके अलावा बात करें भारत पशु प्लेग से मुक्त सन 2011 में हो गया था, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। यहाँ पर जिन बच्चों ने 1954 जवाब दिया है बिल्कुल सबका सही जवाब है। उन्मूलन का मतलब क्या होता है? खरपतवार के संदर्भ में भी पढ़ते हैं। उन्मूलन का मतलब होता है जड़ से खत्म करना या बिल्कुल इसको नष्ट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। दिया गया है क्वेश्चन नंबर 39, राजस्थान का ऊन उत्पादन में स्थान बताना है। राजस्थान का ऊन उत्पादन में स्थान, ए है आपका प्रथम स्थान, बी है द्वितीय स्थान, सी है तृतीय स्थान और डी है चतुर्थ स्थान। राजस्थान का ऊन उत्पादन में कौन सा स्थान है? ए, बी, सी या डी? प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है या चतुर्थ है? बिल्कुल यहाँ पर बच्चे जवाब देते हैं ऊन उत्पादन में प्रथम स्थान है। लगभग पूरे भारत का 33% ऊन जो है वो राजस्थान में उत्पादित होता है। लेकिन भेड़ सबसे ज़्यादा अगर पूछ ले तो संख्या में भेड़ सबसे ज़्यादा तेलंगाना के अंदर क्या होती है? पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, दूध का सबसे अधिक परिवर्तनशील अवयव बताना है बेटा। क्या हो जाएगा? दूध का सबसे अधिक परिवर्तनशील अवयव कौन सा होगा? बिल्कुल बच्चे जवाब देते हैं दूध का सबसे अधिक परिवर्तनशील तत्व जो है सर वसा होगा। और सबसे कम की बात करते हैं तो सबसे कम अपरिवर्तनशील तत्व जो है वो लैक्टोज होगा, जिसको दूध का दुग्धम भी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान का जवाब देना है बेटा। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ए है आपका कानपुर, बी है नागपुर, सी है नई दिल्ली और डी है हैदराबाद। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, बिल्कुल यहाँ पर बच्चे इसका जवाब देते हैं नागपुर। जिन बच्चों ने कानपुर जवाब दिया बेटा, कानपुर के अंदर नहीं है, कानपुर के अंदर दलहन का है, नागपुर के अंदर है। और नागपुर के अंदर और आपका क्या हो जाएगा? नागपुर के अंदर संतरा का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन संख्या यहाँ पर 42 दी गई है। गेहूं का उत्पत्ति स्थान, ए है अफ्रीका, बी है दक्षिण पश्चिम एशिया, सी है चीन और डी है जापान। गेहूं के उत्पत्ति स्थान की बात करते हैं तो बिल्कुल जिन बच्चों ने दक्षिण पश्चिम एशिया जवाब दिया है सभी का सही जवाब है। अफ्रीका का हो जाएगा, चीन सोयाबीन का हो जाएगा। और अफ्रीका की बहुत सारी है जिसमें खरबूजा है, तरबूजा है, लौकी है, भिंडी है, बाजरा है, ज्वार है। अगला यहाँ पर दिया गया है, गन्ने में शर्करा पाई जाती है। बताना बेटा गन्ने में कौन सी शर्करा पाई जाती है? ए है आपका ग्लूकोज, बी है आपका फ्रुक्टोज, सी है आपका सुक्रोज और डी है लैक्टोज। जवाब देना है गन्ने में कौन सी शर्करा पाई जाती है। गन्ने में शर्करा की बात करते हैं, बिल्कुल बच्चे यहाँ पर जवाब देते हैं गन्ने के अंदर सर सुक्रोज शर्करा पाई जाती है। बिल्कुल सबका सही जवाब है, सुक्रोज शर्करा यहाँ पर पाई जाती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, दिया गया है 44 यहाँ पर जवाब करते हैं, माधुरी जो है किसकी उन्नत किस्म है? मक्का की है, ज्वार की है, बाजरा की है या कपास की है? माधुरी एक उन्नत किस्म है। बिल्कुल बेटा जवाब देना है माधुरी। माधुरी हीरोइन तो है ही, लेकिन किस्म का जवाब देना है बेटा। हीरोइन के पीछे नहीं भागना है, ठीक है, हीरोइन के पीछे नहीं भागना है। काम कुछ ऐसा करना है कि हीरोइन तुम्हारे पीछे भागे, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं माधुरी जो है मक्का की, और मक्का के अंदर भी कौन सी? स्वीट कॉर्न जो होता है, स्वीट कॉर्न या मीठी मक्का जो है उसकी उन्नत किस्म मानी जाती है। अगला यहाँ पर देखिए बेटा क्या है,
क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि आलू की सुषुप्त अवस्था दूर करने हेतु उपयोगी रसायन, आलू की सुषुप्त अवस्था दूर करने हेतु उपयोगी रसायन। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम के अंदर इसको पूछा गया था। अभी कमेंट करके बताना है ए, बी, सी या डी। बिल्कुल बच्चे यहाँ पर जवाब देते हैं इसका थायो यूरिया, और थायो यूरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन संख्या 46, बीटी कपास को कितनी दूरी पर लगाया जाता है? बीटी कपास को कितनी दूरी पर लगाया जाता है? ए है आपका 30 × 10 सेंटीमीटर, बी है आपका 60 × 25 सेंटीमीटर, सी है आपका 22.5 × 10 सेंटीमीटर, और डी है आपका 100 × 100 सेंटीमीटर। बीटी कपास के बारे में आप लोगों को पता है, अभी हमने डिस्कस किया था। कितना हो जाएगा बेटा? बिल्कुल, जिन बच्चों ने यहाँ पर डी जवाब दिया है 100 × 100 सेंटीमीटर, बिल्कुल सबका सही जवाब है। इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं तो 30 × 10 मूंग, 60 × 25 ध्यान रखना है बेटा मक्का, ठीक है, और 22.5 × 10 सेंटीमीटर ये किसका हो जाएगा? बिल्कुल, जिन बच्चों ने यहाँ पर जवाब दिया है गेहूं, सबका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। दिया गया है क्वेश्चन नंबर 47, दीमक सर्वाधिक नुकसान पहुँचाता है। दीमक सर्वाधिक नुकसान पहुँचाता है। ए है गेहूँ को, बी है धान, सी है ग्वार, और डी है उड़द। दीमक सर्वाधिक नुकसान पहुँचाता है, दीमक सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है, ए, बी, सी या डी। बिल्कुल यहाँ पर बच्चे इसका जवाब देते हैं दीमक सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है गेहूं को, और इसके नियंत्रण के लिए क्लोरोपाइरीफॉस, ठीक है, क्लोरोपाइरीफॉस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अगला यहाँ पर दिया गया है सिंचाई करके भी कंट्रोल कर सकते हैं। वेजिटेबल मीट किसको बोला जाता है? ए है चौला, बी है सोयाबीन, सी है मोठ, और डी है अरहर। वेजिटेबल मीट किसको बोला जाता है? वेजिटेबल मीट की बात करते हैं। बिल्कुल बच्चे जवाब देते हैं वेजिटेबल मीट बोला जाता है आपके चवला को। ठीक है, और सोयाबीन जो है वो हड्डी रहित मांस हो जाएगा। ठीक है, हड्डी रहित मांस जिसको अपन बोनलेस मीट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला दिया गया है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 49, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? राष्ट्रीय बीज अनुसंधान संस्थान या राष्ट्रीय बीज अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र कानपुर, बेंगलोर, लखनऊ या वाराणसी, है ना? वाराणसी। बिल्कुल यहाँ पर इसको वाराणसी को काशी भी कहते हैं, इसको बनारस भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र आपका कहाँ पर है बेटा? वाराणसी के अंदर है। ठीक है, यहाँ पर सब्जी से संबंधित अनुसंधान संस्थान भी है, सब्जी अनुसंधान संस्थान, इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, IVRI। ठीक है, अगला दिया गया है क्वेश्चन नंबर 50, यहाँ पर DAP में फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। जवाब देना है बेटा, DAP में फास्फोरस की कितनी मात्रा पाई जाती है? डाई अमोनियम फास्फेट की बात करते हैं तो जवाब देना है A, B, C, D। इसका आंसर क्या होगा? ए है आपका 18%, बी है 36%, सी है 46% और डी है 52%। DAP जो है उसके अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन भी होती है, उसके अंदर फास्फोरस भी होती है। नाइट्रोजन की बात करें तो लगभग आपका 18% और 46% के समथिंग फास्फोरस होती है। जिन बच्चों ने सी जवाब दिया है सबका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। यहाँ पर दिया गया है पीली क्रांति का संबंध किससे है? जवाब देना है जेट्रोफा उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, अंडा उत्पादन से या दलहन उत्पादन से। जवाब देना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल पीली क्रांति का संबंध आपके किससे हो जाएगा? तिलहन उत्पादन से। अंडा का रजत हो जाएगा। दलहन की बात करते हैं, सॉरी दलहन का इसका जेट्रोफा का काला हो जाएगा, दलहन का अभी तक नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं। दिया गया है क्वेश्चन नंबर 52। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा पोषक तत्व अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट कहलाता है? ए है आपका मोलिब्डेनम, बी है नाइट्रोजन, सी है फास्फोरस और डी है पोटास। अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी कि अति सूक्ष्म पोषक तत्व, लेकिन उसकी कुछ मात्रा की आवश्यकता पौधों को जरूर से होती है। बिल्कुल बच्चे यहाँ पर इसका जवाब देते हैं मोलिब्डेनम। ये जिन बच्चों ने जवाब दिया है बिल्कुल सबका सही जवाब है। अगला दिया गया है क्वेश्चन नंबर 53 कि सिंचाई व जल प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? सिंचाई व जल प्रबंधन संस्थान अजमेर में, कोटा में, बूंदी में या श्री गंगानगर में। जवाब देना है सिंचाई व जल प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? A, B, C, D की बात करें तो कोटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोटा में चंबल फर्टिलाइजर्स भी है। ठीक है, यूरिया बनाने का कारखाना भी कहाँ पर है? कोटा में, गड़ेपान के अंदर। अगला दिया गया है क्वेश्चन नंबर 54। निम्न में से C4 पादप का उदाहरण बताना है। C4 पादप का उदाहरण है ए है सोयाबीन, बी है गेहूँ, सी है धान और डी है मक्का। जवाब देना है निम्न में से कौन सा C4 पादप का उदाहरण है? A, B, C और D।
कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल ज्वार बाजरा गन्ना मक्का जो सारे के सारे हैं C4। यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, मक्का। इसके अलावा ज्वार भी होता है, इसके अलावा बाजरा भी होता है, इसके अलावा ज्वार बाजरा, इसके अलावा गन्ना भी होता है और मक्का। ज्वार बाजरा गन्ना मक्का ये सारे के सारे C4 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर दिया गया है गेहूं का मूल्य रोग होता है। जवाब देना है गेहूं का मूल्य रोग विषाणु के द्वारा, कवक के द्वारा, शैवाल या निमेटोड। गेहूं का मूल्य रोग किसके कारण होता है, A, B, C या D। बिल्कुल यहाँ पर बात करते हैं राइट आंसर की। गेहूं का मूल्य रोग किसके द्वारा हो जाएगा, बिल्कुल जिन बच्चों ने इसका जवाब दिया है निमेटोड या सूत्रकृमि, बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा। मिट्टी में रहते हैं, जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, CPRI। ए है शिमला, B है श्रीनगर, C है बेंगलोर और D है हिसार। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, बिल्कुल यहाँ पर बात करते हैं अपन बेटा केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जिन बच्चों ने शिमला, शिमला कहाँ पर है बेटा, शिमला है हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। अगला दिया गया है क्वेश्चन नंबर 57। सेरोटोनिन, सेरोटोनिन नामक विषैला तत्व पाया जाता है। सेरोटोनिन नामक विषैला तत्व, A है टमाटर, B है बैंगन, C है प्याज और D है तरबूज। सेरोटोनिन नामक विषैला तत्व पाया जाता है, A, B, C, D, A, B, C, D। बिल्कुल यहाँ पर आंसर की बात करते हैं, सेरोटोनिन किस में हो जाएगा बेटा, सेरोटोनिन हो जाएगा आपका तरबूज के अंदर। जिन बच्चों ने तरबूज जवाब दिया है बिल्कुल सबका सही जवाब है। इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं सोलेनिन की, तो सोलेनिन जो है वो टमाटर में पाया जाता है, सोलोसेडिन बैंगन में पाया जाता है। अगला यहाँ पर बात करते हैं वीराकोला आइसोक्रेट्स। जवाब देना है आप लोगों को, वीराकोला आइसोक्रेट्स किस फल का कीट है। A है आम, B है अनार, C है केला और D है नींबू। यहाँ पर बात करते हैं राइट आंसर की, तो वीराकोला आइसोक्रेट्स की बात करते हैं तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनार। अनार की तितली जो है उसे वीराकोला आइसोक्रेट्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। दिया गया है क्वेश्चन नंबर 59। यहाँ पर दिया गया है माइक्रो न्यूट्रिएंट लविंग प्लांट किसे कहते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट लविंग प्लांट किसे कहते हैं, आम को, खजूर को, केला को या नींबू वर्गीय को। जवाब देना है कि इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल यहाँ पर बच्चे इसका जवाब देते हैं नींबू वर्गीय, सभी का सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60। बेदाना, बेदाना किसकी उन्नत किस्म है। बेदाना किसकी उन्नत किस्म है। A है आपका अनार, B है आपका आम, C है खजूर और D है तरबूज। यहाँ पर बात करते हैं अपन बेदाना, बेदाना किसका आंसर हो जाएगा, बेदाना हो जाएगा आपके, बिल्कुल जिन बच्चों ने बेदाना का जवाब दिया है अनार, बिल्कुल सबका सही आंसर है। पूसा बेदाना की बात करें तो पूसा बेदाना किसका हो जाएगा बेटा, पूसा बेदाना हो जाएगा आपका खरबूजा का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं अपन। अगला यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 61। आम की बोनी किस्म, आम की बोनी किस्म बतानी है। रत्ना, अल्फांसो, मल्लिका, आम्रपाली। बिल्कुल बोनी किस्म क्या क्या हो जाएगा, बोनी किस्म का हो जाएगा आम्रपाली, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको 2.5 × 2.5 मीटर की दूरी पर उगाया जाता है। गृह वाटिका के लिए अच्छी मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम। अगला यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 62। कौन सा फल मोनोकार्पिक फल का उदाहरण है। A है पपीता, B है केला, C है अनानास और D है उपरोक्त सभी। मोनोकार्पिक यानी कि जो अपने जीवन काल में एक ही बार फल देते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो मोनोकार्पिक कहलाते हैं। बिल्कुल यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो बच्चे केला, पपीता, अनानास यानी कि सभी जवाब देते हैं, बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर अगर पपीता ऑप्शन में ना हो तो स्ट्रॉबेरी भी जो है वो क्या होती है, मोनोकार्पिक होती है। अगला यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 63। यहाँ पर दिया गया है शकरकंद किस कुल का पौधा है। A है सोलेनेसी का, B है मालवेसी, C है टिलिएसी और D है कॉर्नवोलेसी। बिल्कुल यहाँ पर शकरकंद जो है पौधे का जड़ वाला हिस्सा है, आप लोगों को ध्यान रखना है। और कॉर्नवोलेसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आइपोम या बटाटा या स्वीट पोटैटो के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64। यहाँ पर दिया गया है कि बारादरी किस गार्डन का मुख्य लक्षण है या बारादरी किस गार्डन की मुख्य विशेषता है। A है आपका मुगल गार्डन, B है इंग्लिश गार्डन, C है फ्रेंच गार्डन और D है पर्शियन गार्डन। बारादरी बताना है बेटा किसकी विशेषता है। बिल्कुल यहाँ पर बच्चे जवाब देते हैं मुगल गार्डन, मुगल गार्डन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 65।
अर्का मेघाली किसकी उन्नत किस्म है? जवाब देना है बेटा, अर्का मेघाली किसकी उन्नत किस्म है? ए है पालक, बी है करेला, सी है टमाटर और डी है प्याज। जवाब देना है अर्का मेघाली। बिल्कुल यहाँ पर मेघाली, मेघ से मतलब बादल यानी कि वर्षा आधारित किस्म है ये। टमाटर जिन बच्चों ने जवाब दिया है बिल्कुल सबका सही जवाब है। अगला यहाँ पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 दिया गया है, कैंडी में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की मात्रा पाई जाती है। कैंडी में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ का जवाब देना है बेटा, आंसर क्या होगा? ए है आपका 65%, बी है आपका 68%, सी है आपका 70% और डी है 77%। यहाँ पर बात करते हैं कैंडी में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ, तो यहाँ पर 70% इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अच्छा आंवला और फिर बेर की बनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करता है, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 67, खरबूजा और तरबूजा, खरबूजा और तरबूज का उत्पत्ति स्थान, ए है जापान, बी है अफ्रीका, सी है चीन और डी है भारत। खरबूजा, तरबूजा, लौकी, भिंडी, ज्वार, बाजरा, ये इन सभी का उत्पत्ति स्थान बेटा क्या है? बिल्कुल अफ्रीका इसका उत्पत्ति स्थान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं। प्रश्न अगला यहाँ पर दिया गया है 68, पपेन में प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है? पपेन में प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है? ए है आपका 34%, बी है 55%, सी है 72% और डी है 87%। पपेन की बात करूँ तो पपेन में जो बात करते हैं पपीता से प्राप्त होता है, पपीता के कच्चे फलों से, और यहाँ पर 72% इसके अंदर प्रोटीन पाई जाती है और इसके अलावा इसके अंदर पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, दिया गया है क्वेश्चन नंबर 69, यहाँ पर टमाटर में लाइकोपीन का निर्माण किस तापक्रम पर होता है? 17 डिग्री, 24 डिग्री, 28 डिग्री या 32 डिग्री? जवाब देना है टमाटर में लाइकोपीन का निर्माण, बिल्कुल यहाँ पर बात करते हैं लाइकोपीन का निर्माण टमाटर के अंदर किस तापक्रम पर होगा? जो बच्चे यहाँ पर लिखते हैं इसका 24 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल 21 से 24 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक, 27 पर बिल्कुल ठप हो जाता है, बंद हो जाता है। अगला दिया गया है क्वेश्चन नंबर 69 के बाद में 70, रजनीगंधा किस कुल का पौधा है? रजनीगंधा किस कुल का पौधा है? ए है सोलेनेसी, बी है मालवेसी, सी है एमरडिलिएसी और डी है कंपोजिटी। रजनीगंधा किस कुल का पौधा है? बिल्कुल यहाँ पर बच्चे जवाब देते हैं एमरडिलिएसी, सी इन बच्चों ने जवाब दिया है। और एमरडिलिएसी को अपन और किस नाम से जानते हैं? एलिएसी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एलिएसी के नाम से इसे जाना जाता है। कंपोजिटी की बात करें तो सूरजमुखी का हो जाएगा, गेंदा का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, दिया गया है यहाँ पर 71, पशुओं में थनैला रोग किस कारण होता है? थनैला रोग बताना है बेटा, ए है आपका जीवाणु, बी है वायरस, सी है कवक और डी है प्रोटोजोआ। पशुओं में थनैला रोग कमेंट करके बताना है, थनैला रोग किस कारण होता है? जीवाणु, वायरस, कवक, प्रोटोजोआ। बिल्कुल ये किसके द्वारा होगा? स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्सिया जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक है, जिन बच्चों ने ए जवाब दिया है बिल्कुल सभी का सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई थी? आप लोगों को जवाब देना है, भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1960, बी है 1965, सी है 1970 और डी है 1978। कमेंट करके बताना है भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई थी? ए, बी, सी या डी? बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1970 के अंदर भारतीय डेयरी निगम की स्थापना हुई थी। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की बात करें तो राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की बात करें तो RCDF जो है इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। अगला यहाँ पर दिया गया है 73 का कि गद्दी किसकी नस्ल है? कमेंट करके बताना है गद्दी किसकी नस्ल है। यहाँ पर नल्स हो गया, थोड़ा नस्ल की बात कर रहे हैं। ए है गाय, बी है भैंस, सी है भेड़ और डी है बकरी। गद्दी किसकी उन्नत नस्ल है? बिल्कुल यहाँ पर गद्दी की बात करते हैं, गद्दी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिन बच्चे ने यहाँ पर भेड़ जवाब दिया है सभी का सही है। ये भी आपके AAO एग्ज़ाम जो AAO 2018 के अंदर हुआ था उसके अंदर इसको पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान का दूध उत्पादन में स्थान बताना है बेटा। राजस्थान का दूध उत्पादन में स्थान कौन सा हो जाएगा? ए है आपका पहला स्थान, बी है दूसरा स्थान, सी है तीसरा स्थान और डी है चौथा स्थान। राजस्थान का दूध उत्पादन में यहाँ पर बात करते हैं, भारत का तो पहला है, राजस्थान का दूसरा स्थान है, पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। दिया गया है यहाँ पर 75, गाय की सबसे अधिक दूध देने वाली भारतीय नस्ल। जवाब देना है गाय की सबसे अधिक दूध देने वाली भारतीय नस्ल की बात हो रही है बेटा। ए है हॉलस्टन फ्रीजियन, बी है साहीवाल, सी है जर्सी और डी है गिर। यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं तो गाय की सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी हो जाएगी? साहीवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और विश्व की पूछता है तो विश्व में आपका क्या हो जाएगा? विश्व में हो जाएगा आपका हॉलस्टन फ्रीजियन।
यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है 76, बकरी की बीटल नस्ल का उत्पत्ति स्थान बताना है। बकरी की बीटल नस्ल का उत्पत्ति स्थान फिरोजपुर जिला, गुरदासपुर जिला, करतारपुर जिला या स्विट्जरलैंड। ये तीनों जिले आपके पंजाब के अंदर हैं। यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं, जिन बच्चों ने यहाँ पर इसका जवाब दिया है पंजाब का गुरदासपुर जिला बिल्कुल सबका सही जवाब है। फिरोजपुर जिले की बात करते हैं तो फिरोजपुर जिला जो है वो नीली रावी भैंस का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, दिया गया है यहाँ पर 77 का, रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज कहलाती है। रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज, ए है बकरी, बी है गाय, सी है भैंस और डी है भेड़। यहाँ पर रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज से अभिप्राय ये है कि तुरंत पकड़ो और तुरंत उसका दूध निकालो और चाय बना लो। ठीक है, अदरक डालना मत भूल जाना। ठीक है, बिना अदरक की चाय में नहीं पीता। यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं, बच्चे यहाँ पर इसका जवाब देते हैं बिल्कुल। जिन बच्चों ने बकरी का जवाब दिया है सबका सही है। इसको वनस्पति का शत्रु, डबल एटीएम आदि बहुत सारी संज्ञाएं इसको दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 78, केमल मिल्क डेयरी कहाँ पर स्थित है। जवाब देना है केमल मिल्क डेयरी कहाँ पर स्थित है। ए है बीकानेर, बी है अजमेर, सी है कोटा और डी है जयपुर। जवाब देना है केमल मिल्क डेयरी कहाँ पर स्थित है, ए बी सी या डी। बिल्कुल, यहाँ पर केमल मिल्क डेयरी के बारे में बात करें तो केमल मिल्क डेयरी जो है वो कहाँ पर स्थित हो जाएगी, बीकानेर के अंदर, बीचवाल बीकानेर, जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 79, राजस्थान की पहली दूध डेयरी। यहाँ पर जवाब देना है बेटा, राजस्थान की पहली दूध डेयरी कौन सी थी। सरस डेयरी, पद्मा डेयरी, कृष्णा डेयरी, गंगा डेयरी। जवाब देना है बेटा, इसका आंसर क्या होगा, राजस्थान की पहली दूध डेयरी। यहाँ पर सरस डेयरी होगी, पद्मा डेयरी होगी, कृष्णा डेयरी होगी, डायरी नहीं डेयरी था बेटा, ये मिसप्रिंट हो गया। यहाँ पर पद्मा डेयरी जिन बच्चों ने जवाब दिया है सभी का सही जवाब है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 80 दिया गया है, राजस्थान में अंडों की टोकरी कहलाता है। अंडों की टोकरी, ए है कोटा, बी है जयपुर, सी है अजमेर और डी है उदयपुर। अंडों की टोकरी यानी कि सबसे ज़्यादा अंडा जहाँ पर उत्पादन होता है वो आपके अंडों की टोकरी कहलाएगा। बच्चे यहाँ पर जवाब देते हैं अंडों की टोकरी अजमेर होगा सर, बिल्कुल अजमेर ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 81, उद्यान लगाने का सबसे पुराना प्रकार बताना है बेटा। ये है आपका औपचारिक उद्यान, बी है वेजिटेबल फोर्सिंग, सी है गृह वाटिका और डी है टेरेस गार्डनिंग। जवाब देना है उद्यान लगाने का सबसे पुराना प्रकार कौन सा होगा। उद्यान लगाने का सबसे पुराना प्रकार, बिल्कुल यहाँ पर बच्चे इसका जवाब देते हैं उद्यान लगाने का। जिन बच्चों ने गृह वाटिका जवाब दिया है किचन गार्डन, बिल्कुल सबका सही जवाब है। ठीक है, किचन गार्डन बिल्कुल सबका सही जवाब है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 82 है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है, ए है स्क्रबी, बी है रतौंधी, सी है बेरी और डी है जीरोफ्थैलेमिया। जवाब देना है विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर विटामिन सी की कमी से स्क्रबी रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा बारबाडोस चेरी में पाया जाता है। नमक द्वारा परिरक्षण हेतु उसकी सांद्रता कितनी रखी जाती है, 5 से 10%, 15 से 25%, 30 से 40% या फिर 90 से अधिक। बिल्कुल बच्चे यहाँ पर जवाब देते हैं ऑप्शन नंबर बी वाला, 15 से 25% नमक का कंसंट्रेशन रखा जाता है। नमक का गोल्ड ब्राइन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 84, फ्लेम पिलिंग पूछा गया है। फ्लेम पिलिंग की जाती है आम, पपीता, आलू या प्याज। फ्लेम पिलिंग यानी कि आग की लपटों के द्वारा छिलके को हटाना फ्लेम पिलिंग कहलाता है। पिलिंग का मतलब छीलना, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका प्याज। ठीक है, इसके अलावा ये क्रिया लहसुन में भी करते हैं। बड़े बड़े जो फूड प्रोसेसिंग प्लांट होते हैं वहाँ पर इस कार्य को अंजाम दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, फल पाक में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ बताना है। फल पाक के अंदर कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की कितनी मात्रा। फल पाक यानी कि आपका जेम 65, 68, 70, 99, बिल्कुल 65, 70, 68, 99 की बात करें तो फल पाक यानी जेम जो होता है, जेम के अंदर कुल घुलनशील ठोस पदार्थ 68%। और जेली की बात करें तो जेली के अंदर कुल घुलनशील ठोस पदार्थ कितना हो जाएगा बेटा, बिल्कुल जेली के अंदर हो जाएगा आपका 65%। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, दिया गया है फेनी नामक पदार्थ बनाया जाता है। फेनी, काजू फेनी है ना, काजू इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर मैंने ही बता दिया। फेनी जो है काजू से बनाई जाती है। कहाँ पर ज़्यादा बनाई जाती है, तो गोवा में ज़्यादा बनाई जाती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, डिब्बाबंदी के जनक पूछा गया बेटा। डिब्बाबंदी के जनक, जिसको अपन फादर ऑफ कैनिंग के नाम से भी जानते हैं, तो ये आप लोगों को जवाब देना है कैनिंग या फादर ऑफ कैनिंग के जनक या डिब्बाबंदी के जनक। निकोलस एपर्ट, विलियम एपर्ट, MS रंधावा या डी है कोई नहीं। डिब्बाबंदी के जनक कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा। डिब्बाबंदी के जनक का आंसर बताना है A, B, C या D।
बिल्कुल, यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं। डिब्बाबंदी के जनक कौन कहलाते हैं? निकोलस एम्पर्ट। जिन बच्चों ने इसका ए जवाब दिया है, बिल्कुल बेटा सभी का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, दिया गया है यहाँ पर 88 राजस्थान पपीता में प्रवर्धन, पपीता में प्रवर्धन किया जाता है बीज के द्वारा, कलम के द्वारा, गुट्टी के द्वारा या स्टोन ग्राफ्टिंग। पपीता, केरिका पपाया, केरिकेसी। पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है पपेन के अंदर, कच्चे फलों को तोड़ा जाता है CO5 और पूसा मेजेस्टी, है ना, CO5 और पूसा मेजेस्टी। अगला यहाँ पर बात करते हैं, पपीते में प्रवर्धन तो बीज के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, दिया गया है क्वेश्चन नंबर 89 की यहाँ पर बात करते हैं। तो बाग लगाने की सबसे उपयुक्त विधि, आयताकार, वर्गाकार, यानी कि वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार और कंटूर के बारे में बता दूं। कंटूर जो है सीढ़ी नुमा खेती है ना, सीढ़ी नुमा खेती जहाँ पर की जाती है वहाँ पर कंटूर विधि का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर बाग लगाने की सबसे अच्छी विधि जो मानी जाती है, सबसे सरल और सर्वोत्तम और सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाली, तो वर्गाकार विधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने ए जवाब दिया है सबका सही जवाब है। अगला यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 90, अनार के पौधों को लगाया जाता है 5 × 5 मीटर की दूरी पर, 6 × 6 मीटर की दूरी पर, 2 × 2 मीटर की दूरी पर या 10 × 10 मीटर की दूरी पर अनार के पौधों को लगाया जाता है 5, 6, 2 या 10। बिल्कुल, यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं, अनार के पौधों को लगाया जाता है। जिन बच्चों ने इसका 5 × 5 मीटर जवाब दिया है, बिल्कुल सबका सही जवाब है। अगला यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 91, बारादरी एक विशेषता है। ये है मुगल गार्डन, जापानी गार्डन, इंग्लिश गार्डन या सभी। शायद ये प्रश्न रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। मुगल गार्डन इसकी विशेषता है। जापानी गार्डन का बता देता हूँ। जापानी गार्डन की विशेषता है गार्डन पेगोडा पूछता है तो गार्डन पेगोडा कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है बेटा, और ये आपके कहाँ पर होता है? ये आपके जापानीज उद्यान में ही देखने को मिलता है। अगला दिया गया है क्वेश्चन नंबर 92, बकरी का मांस किस नाम से जाना जाता है? मटन, पोर्क, बफन या चेवन। बकरी का मांस, बिल्कुल बकरी या बकरा एक ही बात है। यहाँ पर मांस की बात करते हैं तो बकरी का मांस जो है वो चेवन के नाम से जाना जाता है। मटन की बात करते हैं तो मटन जो है वो भेड़ का मांस हो जाएगा बेटा, ये पूछा जा सकता है। पोर्क जो है वो आपके सुअर का हो जाएगा, सुअर अनुसंधान संस्थान गुवाहाटी में है। और बफन यानी कि बफेलो यानी कि आपका भैंस को अपन ब्लैक डायमंड भी कहते हैं ना। अगला दिया गया है क्वेश्चन नंबर 93, गाय का औसत गर्भकाल बताना है। गाय का औसत गर्भकाल, ए है आपका 148 डेज, बी है 150 डेज, सी है 282 और डी है 310। गाय का औसत गर्भकाल, बिल्कुल यहाँ पर बच्चों ने जवाब दिया है 282 दिन, और 310 दिन किसका होता है बेटा? भैंस का होता है। ठीक है, ये आपका बकरी का, ये आपका भेड़ का हो जाएगा। अगला दिया गया है क्वेश्चन नंबर 94, बाहमान किस नस्ल का दूसरा नाम है? जवाब देना है, बाहमान किस नस्ल का दूसरा नाम है? ए है आपका गिर का, बी है देवनी, सी है राठी और डी है मेवाती। बाहमान किस नस्ल का दूसरा नाम है? बिल्कुल, बाहमान की बात करते हैं तो बाहमान किस नस्ल का हो जाएगा बेटा? बिल्कुल, बाहमान बोला जाता है आपके गिर को, है ना, ब्राज़ील के अंदर बोला जाता है। पत्ते जैसे कान जो है वो किसके होते हैं? इसी के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, दिया गया है 95, विदेशी नस्लों में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। विदेशी नस्लों में सर्वाधिक वसा, ऑप्शन नंबर ए है आपका होलिस्टन फ्रीजियन, बी है जर्सी, सी है रेड डेन और डी है ब्राउन स्विस। विदेशी नस्लों में सर्वाधिक वसा का जवाब देना है, क्या होगा इसका राइट आंसर? विदेशी नस्लों में सर्वाधिक वसा, बिल्कुल यहाँ पर बात करते हैं विदेशी नस्लों में सर्वाधिक वसा किसमें पाई जाती है? जिन बच्चों ने इसका जवाब दिया है होलिस्टन फ्रीजियन, नहीं बेटा जर्सी इसका राइट आंसर होगा। जर्सी में सबसे ज़्यादा वसा पाई जाती है। अगला यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 96, किस नस्ल की भेड़ सबसे स्वस्थ रहती है? किस नस्ल की भेड़ सबसे स्वस्थ रहती है? भेड़ को पॉलीएस्टर के नाम से भी जानते हैं। पॉलीएस्टर पशु इसको बोला जाता है, बहुउद्देशीय पशु, यानी कि इसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। ए है मेवाड़ी, बी है मारवाड़ी, सी है चोकला और डी है मेरिनो, है ना। किस नस्ल की भेड़ सबसे स्वस्थ रहती है? राइट आंसर जिन बच्चों ने दिया है इसका, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका मारवाड़ी नस्ल की भेड़ सबसे स्वस्थ रहती है। अगला दिया गया है 97, राजस्थान का डेनमार्क किसको कहा जाता है? ए है बीकानेर, बी है अजमेर, सी है बाड़मेर और डी है अलवर। राजस्थान का डेनमार्क किसको कहा जाता है? बिल्कुल, जहाँ पर सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन होता है। उस समय की बात करें तो उस समय बीकानेर इसका राइट आंसर था, लेकिन वर्तमान में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन के बारे में पूछे तो सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन राजस्थान में जयपुर के अंदर होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा, उपलब्धता की बात करें तो उपलब्धता जो है सबसे ज़्यादा जैसलमेर जिले की है, जहाँ पर एक व्यक्ति को लगभग
1037 ग्राम दूध मिलता है। अगला यहाँ पर दिया गया है 98 मारवाड़ अश्व विकास केंद्र। यहाँ पर ध्यान रखना है, अश्व विकास केंद्र पूछा है और वो भी मारवाड़ क्षेत्र का। ए है जोधपुर, बी है बीकानेर, सी है जैसलमेर और डी है अजमेर। मारवाड़ अश्व विकास केंद्र, बिल्कुल यहाँ पर बात करते हैं मारवाड़ अश्व विकास केंद्र की, तो मारवाड़ अश्व विकास केंद्र कहाँ पर हो जाएगा? केरू जोधपुर के अंदर। ठीक है, केरू नाम से एक जगह है और केरू नाम से जगह जो है वो कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 यहाँ पर दिया, 99 यहाँ पर दिया है। मेरिनो नस्ल का उत्पत्ति स्थान। मेरिनो किसकी नस्ल है ये भी बताना है। ए है स्पेन, बी है फ्रांस, सी है भारत और डी है अफ्रीका। मेरिनो नस्ल का उत्पत्ति स्थान बताना है बेटा। क्या होगा इसका आंसर? मेरिनो नस्ल का उत्पत्ति स्थान। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं तो मेरिनो नस्ल का उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा? जिन बच्चों ने इसका जवाब दिया है स्पेन, बिल्कुल सबका सही जवाब है। मेरिनो नस्ल का उत्पत्ति स्थान स्पेन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 यहाँ पर दिया गया है। कैनाबेलिज्म एक बीमारी है गाय की, बकरी की, ऊँट की या मुर्गी की? जवाब देना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? कैनाबेलिज्म, है ना, एक दूसरे को चोट मारकर जो पक्षी घायल कर लेते हैं वो कैनाबेलिज्म कहलाती है मुर्गियों में। ठीक है, चूजों की बीमारी है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, कैनाबेलिज्म एक दूसरे को चोट मारना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आज का ये जो लाइव सेशन है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पर भी हम मिल जाएंगे, वहाँ पर भी हमें आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इंपीरियल एग्रो क्लासेस के नाम से मिल जाएंगे, एग्जाम सिलेक्शन के नाम से भी मिल जाएंगे। ठीक है, इंपीरियल एग्रो क्लासेस के नाम से मुख्य रूप से आपको हम कहाँ पर मिलेंगे? टेलीग्राम पर, जहाँ से इस PDF को आप प्राप्त कर सकते हो। अगर ये PDF आप व्हाट्सएप के अंदर लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप का नंबर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, या व्हाट्सएप का जो लिंक है मैं आपको दे दूंगा, लिंक से आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो इस लाइव सेशन में इतना ही और शाम को मुलाकात होगी, बायोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। और आज का जो प्रश्न है उस प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर आपको कमेंट करके बताना है जो बाजरा होता है उसका टेस्ट वेट कितना होता है? बाजरा का टेस्ट वेट कितना होता है ये कमेंट करके आपको बताना है। जिसका कमेंट सबसे अच्छा होगा उसको मैं शाउट आउट दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।